दोस्तों स्वागत है आपको। दोस्तों आसाम में हर साल फ्लड से एवरेज 200 करोड़ का नुकसान होते हैं। आज़ादी के बाद से इस बाढ़ से बचने के लिए आसाम के रिवर बैंकों में सिर्फ तटबंध यानी एम्बैंकमेंट्स का निर्माण कराया गया, लेकिन फिर भी आसाम की बाढ़ समस्या कम होने के बजाय साल भर साल और ज़्यादा विनाशकारी हो रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे बात करेंगे एम्बैंकमेंट्स आशीर्वाद है या अभिशाप। दोस्तों ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। पिछले कुछ दशकों में फ्लड एंड इरोजन से होने वाले लॉसेस एंड सफरिंग्स की व्यापकता के कारण दोनों को आसाम की विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र घाटी को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं माना जाता है। ब्रह्मपुत्र भारत के इस हिस्से की जीवन रेखा रही है और नदी चीन, भारत और बांग्लादेश के माध्यम से 2880 किलोमीटर तक चलती है। ऐसे परिमाण की किसी भी जलोढ़ नदी में तलछट कटाव जमाव की समस्याएं है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां इस संबंध में कोई अपवाद नहीं है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों की अधिकांश नदियां और सहायक नदियां एक्सीडिंगली लार्ज फ्लो, एनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट लोड, कंटिन्यूस चेंजेस इन चैनल मॉर्फोलॉजी, रैपिड वेट एग्रेडेशंस एंड बैंक लाइन रिसेशन एंड इरोजन की विशेषता है। ये नदियाँ आसाम के जलोढ़ मैदानों इलाकों में बह रही है और इसलिए चैनलों में पार्श्व परिवर्तन से बैंकों के साथ गंभीर कटाव यानी इरोजन होता है, जिससे हर साल अच्छी उपजाऊ भूमि का काफ़ी नुकसान होता है। ब्रह्मपुत्र के बेसिन क्षेत्रों में फ्लड, इरोजन एंड ड्रेनेज कंजेशन की स्थायी समस्याओं ने राज्यों के सामाजिक आर्थिक डायनामिक्स में गहरा प्रभाव पैदा किया है। बाढ़ और नदी का कटाव रिवर बैंक के लोगों के बड़े पैमाने पर विस्थापन के साथ साथ आजीविका के नुकसान के लिए जिम्मेदार है। ये पूरे राज्यों में इंट्रोमाइग्रेशन का मूल कारण भी बन गया है। पहचान के अधिक से अधिक मुद्दे सामान्य संपत्ति संसाधनों पर अधिकार, भूमि और आश्रय, जातीय संघर्षों काफ़ी हद तक ऐसे इंट्रोमाइग्रेशन की घटनाएं के साथ जुड़े हुए हैं। टोल फ्लड कमीशन के अनुमान के अनुसार आसाम में लगभग 3.15 लाख हेक्टेयर भूमि पर बाढ़ का खतरा है, जो भारत के कुल फ्लड प्रोन एरिया का 10% है। बाढ़ की विद्युता को देखते हुए 1950 के विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने आसाम सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए तटबंधों का निर्माण करने का निर्देश दिया था। तत्कालीन राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की चार्लाटनिज्म का पालन करने में कोई देरी नहीं की और जल्दबाजी में कई तटबंधों का निर्माण किया। इन दोनों सरकारों ने तटबंधों के निर्माण से पहले नदी आकृति विज्ञान का अध्ययन करने को बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता को स्पष्ट रूप से अनदेखा किया। इस तरह की अनिवार्यता को नज़रअंदाज किया गया और केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता के साथ आसाम सरकार ने 3 दशकों के भीतर यानी 1954 से 1980 तक 4176 किलोमीटर के तटबंधों का निर्माण किया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार तटबंधों की मौजूदा सिंचाई लंबाई 2007 तक 4459 किलोमीटर है और उसमें से 4176 किलोमीटर यानी कुल लंबाई का 93.5% 1980 से पहले निर्माण किया गया है। ये तटबंध बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने वाले थे और तटबंध निर्माण के लिए सरकार द्वारा एक सकारात्मक तर्क विकसित किया गया था, जहां बाढ़ तंत्रों के लिए इस तरह के तंत्रों को सबसे सस्ता और सबसे सीधा तरीका बताया गया था। इस तरह का एक काल्पनिक और अछूता बाढ़ मापक मॉड्यूल का शाब्दिक अर्थ आम लोगों पर लगाया गया था और आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में उनकी अशिक्षा के कारण उनके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह अनुमान लगाया गया था कि इस तरह के तंत्रों से बाढ़ की चपेट में कमी आएगी और लोगों को अपने कृषि क्षेत्रों में इरिगेशन फैसिलिटीज़ यानी सिंचाई सुविधाओं के साथ बेहतर जीवन मिलेगा। लेकिन तटबंधों के निर्माण का परिणाम अपनी इच्छित अपेक्षा से काफ़ी विपरीत था। बाढ़ को कम करने के बजाय इसने कई नए नकारात्मक आयामों को जोड़कर समस्या को और बढ़ा दिया है।
कटाव की समस्या जिसे कई समूहों और संगठनों ने आसाम में तटबंध अवधि के बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रेरण के रूप में पहचाना है। अब राज्यों की कई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का मूल कारण बन रहा है। इसने स्वदेशी समुदायों के भीतर भी अंतर्विरोधी को गहरा किया है, क्योंकि नदियों के कारण भूमि खोने का एक ऐतिहासिक परिणाम है जिससे भूमि पर संघर्ष बढ़ रहा है। अब सबसे स्पष्ट सवाल इन तटबंधों की निर्भरता और उपयोगिता के बारे में है। पिछले कुछ दशकों में ये देखा गया है कि आसाम में बाढ़ की समस्या को हल करने के बजाय इन तटबंधों ने नियमित रूप से कटाव, तटबंधों के टूटने, विस्थापन, नदी के बेड और फसल क्षेत्रों दोनों में अधिक गहराई से गाद निकालने जैसी समस्याओं को जोड़ा है। आसाम के जल संसाधन विभाग द्वारा दिए गए उपरोक्त आरटीआई जवाब में उल्लेख किया गया है कि कुल तटबंधों लंबाई का 93.5% 28 साल से अधिक पुराना है और इन सभी को समय पर और उचित मेंटेनेंस की आवश्यकता है। ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों में मौजूदा तटबंधों की स्थिति की जांच के लिए आसाम की सरकार ने 2007 और 8 में बाढ़ के दौरान तटबंधों के टूटने का कारण जानने के लिए और भविष्य में ऐसे उल्लंघनों को रोकने के लिए की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सिफारिशें प्रस्तुत करने के उद्देश्य से 2007 में एक समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता आसाम सरकार के तत्कालीन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पी वर्मा ने की थी और समिति ने 2008 में अपनी रिपोर्ट भी सौंपी थी। अपनी रिपोर्ट में समिति ने कहा कि सरकार ने इन तटबंधों के मेंटेनेंस के लिए बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस यानी सीमित संसाधन आवंटित किए हैं और इसलिए संरचनात्मक रूप से ये कमज़ोर हो रहे हैं और किसी भी समय उल्लंघनों के शिकार होने की संभावना है। समिति ने रिपोर्ट में सख्ती से कहा कि राष्ट्रीय भार आयोग एंड टाइल फ्लड कमीशन द्वारा नॉर्म्स रिकमेंडेड का भी इन तटबंधों को बनाए रखने और मरम्मत में पालन नहीं किया गया था। वर्मा समिति ने तटबंधों के पूरे नेटवर्क को 3 समूहों में वर्गीकृत किया: अत्यंत संवेदनशील, कमज़ोर और फिर से सुरक्षित, और इसके परिणाम स्वरूप और बाढ़ के नुकसान को कम करने के लिए सिफारिशों की एक श्रृंखला यानी सीरियल्स प्रदान की। वर्मा समिति की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक सुइटेबल एनहांसमेंट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस एलोकेशन के बारे में थी। इसमें कहा गया है कि बारिश के रोकने के तुरंत बाद यानी हर साल अक्टूबर के मध्य तक डैमेज और मेंटेनेंस की मरम्मत शुरू कर दी जानी चाहिए और योजनाबद्ध तरीके से विशेषज्ञों की सलाह के साथ अगले साल 31 मार्च तक इसे सावधानीपूर्वक निष्पादित और पूरा किया जाना चाहिए। Other recommendations suggested measures like repair and maintenance of embankments during the rainy season, reintroduction of patrolling in embankments, proper research to study river, taming of river by constructing low-level detention structure, flood forecasting system, deployment of amphibian dredgers for dredging the specified silted bed of different rivers, etc. सरप्राइजिंगली अब तक उक्त समिति की उपरोक्त सिफारिशों में से कोई भी नहीं हुई है जो आसाम सरकार द्वारा लागू किया गया है। आसाम के लोगों को राज्य में सभी मौजूदा तटबंधों की वर्तमान स्थिति के साथ साथ वर्मा समिति द्वारा निर्धारित सिफारिशों को लागू नहीं करने के कारणों के बारे में जानने का अधिकार है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे इस तरह की और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।